हेलो एवरीवन, हियर वी आर अगेन। आपकी बीएड की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए कल जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ साइंस किया था, आज उसी वीडियो का सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आई हूँ। कल हम लोगों ने फिज़िक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो एक्चुअली एग्जैक्टली वैसे ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अब इसके आगे का शुरू करते हैं। कल हमने टोटल 12 क्वेश्चंस या 13 क्वेश्चंस किए थे। नाउ इन दिस वीडियो हम उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें आपका देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्चुअली नंबर पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है। सो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बल आघूर्ण का मात्रक है। कल भी मैंने आपसे बोला था कि जितने भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं उनके मात्रक, उनकी यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब आपका क्वेश्चन पे आते हैं। बल आघूर्ण का मात्रक है, आपके ऑप्शन हैं जैसे न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी मीटर पर न्यूटन, ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके देखिए, पहले समझिए बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण आपका 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला बल, दूसरा क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी और अक्ष के बीच का कोण। तो अगर आपका देखा जाए तो हो गया बल, बीच की दूरी, दूसरी चीज़ होगी आपकी डिस्टेंस, दूरी, और तीसरा हो गया आपका कोण, अक्ष के बीच का कोण। तो एक्चुअल में आपका देखा जाए तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या, बल की न्यूटन मीटर। क्लियर, यहाँ एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है इसलिए न्यूटन मीटर। तो इसकी ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, न्यूटन मीटर। ठीक है। और अगर इसका विमीय सूत्र, कल मैंने जैसा कि आपको बताया था विमीय सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका विमीय सूत्र भी आप देख सकते हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन ये हो गया, ये आपका न्यूटन हो गया, और मीटर की आपको पता है एल होती है, तो अगर आप इसको जोड़ के देखें तो क्या बन जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। क्लियर। अगर आपका ये भी इक्वेशन इस तरीके के आ जाते हैं, ये भी आपका क्लियर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है, कृत कार्य न्यूनतम होगा जबकि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो इसमें आपको देखिए दिया गया है कि सबसे पहली चीज़ है कृत कार्य जो है न्यूनतम है, क्या आपका मिनिमम लिया गया है। ठीक है। और बल और विस्थापन के बीच का कोण पूछा गया थीटा। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जिसमें आपका कोण और बल सब आता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। आपने ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स पढ़े होंगे, कॉस थीटा। तो अगर इसमें देखा जाए तो आपका जो ये W बोला गया है, ये बोला गया है मिनिमम, न्यूनतम। तो मिनिमम मतलब आपका जो W कंसीडर किया जाएगा, W मिनिमम इक्वल टू होगा 0। और ये W 0 कब हो सकता है, जब आपका ये जो टर्म, जो पद है वो 0 हो जाए। इसको 0 करने के लिए मतलब थीटा आपका, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने ज़रूर पढ़ी होगी, इसमें बहुत ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको एंगल्स की वैल्यू चाहिए। कॉस की जो वैल्यू होती है, जैसे साइन की वैल्यू होती है, वैसी कॉस की 0, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपकी जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो कैसे दी होती हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 0 डिग्री, क्योंकि जब आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ की है तो ऑब्वियसली बेसिक्स ऑफ मैथ आपको आना चाहिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको इन इतने एंगल्स की आपको वैल्यूज़ दी होती है, किसके अकॉर्डिंग, आपके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, साइन, कॉस, टैन, और 3 होते हैं कॉट, कॉसिक और सेक। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका देखा जाए, ये मैं इरेज कर देती हूँ, आपके जो कॉस 90 की वैल्यू होती है, जब मैथ्स के वीडियोस करेंगे ये ज़रूर हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आता है W मिनिमम इक्वल टू 0 लेंगे, तो जो कॉस थीटा है वो अगर आपका 0, अब कॉस थीटा 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साफ कहा गया है बल लगाकर विस्थापित किया जाता है, इसका मतलब F और D जो है वो 0 नहीं हो सकता है। तो बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा ही आपका 0 होगा। और ये कैसे 0 होगा, आपका कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो आपका यहाँ पे आप लिखोगे कॉस 90। और मैथ्स में क्या होता है, जब आपके ये दोनों एंगल दिए हुए हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90। आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्लियर है।
कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक्स आपका जो कंडीशंस दिए उनको फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 25 ग्राम के द्रव्यमान को पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन हो, सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। 25 ग्राम दिया है आपको, पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित किया तो ऊर्जा पूछी गई है। तो यहाँ आपको m दिया हुआ है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका m। ठीक है, अब आपका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू, जिसमें सिर्फ आपका m यूज़ हो, E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, यहाँ पे आपका c की वैल्यू क्या होती है, आपकी स्पीड की, लाइट की स्पीड होती है, जो कि आपकी होती है 3 × 10⁸। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको लर्न होना ही चाहिए। अब आपका फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। 25 ग्राम, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, फिज़िक्स में आपको बताया जाता है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जितनी भी यूनिट है सब एक ही पद्धति में होनी चाहिए। यहाँ देखिए आपका मीटर पर सेकेंड है, तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। आपका यहाँ दिया है 25 ग्राम, ग्राम से किलोग्राम चेंज करते तो क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 0. ये 3 0 है तो आपका दशमलव लग जाएगा 0.025 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखोगे 0.025 इंटू, अब ये c² है तो ये स्क्वायर करेंगे 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ये अलग कर देते हैं, कंफ्यूज मत होइए। क्लियर, बस इसको आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.025 इंटू 3 का स्क्वायर 9, और पावर भी आपकी देखिए स्क्वायर में क्या होता है, जब आपका 8 है, आपने बेसिक मैथ में पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है पावर गुणा हो जाती है, 8 × 2 मतलब 16। क्लियर, इसका आप गुणा करोगे 0.025 इंटू 9, आपका सीधे सीधे आ जाएगा 2.259 की सीधे सीधे टेबल करनी है। एक्चुअल में 2.25 नहीं आएगा, ये आएगा 0.025। मैं लिख देती हूँ 0.225 इंटू 10⁻16। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखिए 10⁻16 में कुछ नहीं दिया, 10⁻15 में ज़रूर दिया है, तो आपको दशमलव और घात को डील करना आता होगा। यहाँ 16 है, आप एक इधर दे देंगे तो दशमलव इधर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 2.25 इंटू 10⁻15 जूल, आपको ऊर्जा की जो यूनिट होती है पता है, जूल होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका आता है चाल बराबर दूरी बटे समय, वैसे टाइप का क्वेश्चन है ये। एक कार यात्रा के प्रथम आधे सेकंड में 50 किलोमीटर घंटा की चाल से तथा यात्रा के दूसरे आधे सेकंड में 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। तो सबसे पहले जितना भी आपको टोटल दिया है उसके दो हिस्से किए गए हैं, आधा पहले आधा बाद में, और आधा आधा किया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आपकी जो ये चाल दी हुई है, दो चाल दी हैं, और ध्यान दीजिए इसमें समय दिया आधा समय, इसका मतलब दोनों भाग में आपका जो समय लगता है वो आपका सेम लगता है। तो मान लेते हैं जो समय लग रहा है वो हमें t लग रहा है, तो जो आपका कुल समय लगेगा वो t + t हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कुल समय 2t हो जाएगा। क्लियर, अब आपके जो चालें दी हैं तो उसकी औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालने का जो फॉर्मूला है, आप सबसे पहले फॉर्मूले पे आते हैं। औसत चाल जो आपकी होती है, औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। दूरी इसमें देखिए दो चीज़ें दी हुई हैं, तो सबसे पहले दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो आप समझिए। दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, थोड़ा सा मिनिमाइज, ओके। दूरी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, दूरी होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो जो पहला हाफ आपका होगा उसकी चाल क्या दी है 50, उसका समय देखिए t हमने लिया हुआ था, दोनों का समय बराबर है
प्लस कुल दूरी की बात हो रही है तो आप जोड़ोगे, दूसरे में चाल है 60 इंटू समय है आपका t, ठीक है, अपॉन कुल समय कितना है 2t। क्लियर। अब इसको आप क्या सॉल्व करोगे, ऊपर वाले में आप t कॉमन ले सकते हो, ठीक है, इसको हम लोग, इतना क्लियर है आपको, इसको इरेज करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपने राइट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि फिज़िक्स बिना पेन कॉपी के नहीं होती है, तो इतना आपने लिख लिया होगा। मैं इसको क्लियर करके दोबारा से रीराइट करती हूँ। तो आपका फॉर्मूला आ गया था 50t प्लस 60t अपॉन 2t। आप ऊपर t कॉमन ले सकते हो, t कॉमन लिया तो, या फिर आप t कॉमन ना भी लो, कोई भी बात नहीं, अंदर आपका जो आ जाएगा, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 50 प्लस 60 110 अपॉन 2t। क्लियर। t से t कैंसिल हुआ, 2 से आप कट करोगे 55, और किलोमीटर पर आवर आपका क्लियर है, क्योंकि वही ऑप्शन में दिया भी है, और ऊपर आपका किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से दिया भी था। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 55 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा आप करते चलिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सही कथन छाटिए। ओके, यहाँ पे आपकी बेसिक नॉलेज की चेकिंग होती है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, येट आपको जब बेसिक नॉलेज होगी तभी आप ये कर पाओगे। जैसे कि आपका जो ऑप्शन है, चाल व वेग दोनों में दिशा व परिमाण होते हैं। आपको ये पता होगा दो तरीके की चीज़ें होती हैं, वेक्टर और स्केलर। तो उसमें आपका क्या है, चाल और वेग। चाल आपकी सिर्फ परिमाण से मतलब होता है, और वेग में आपका दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। तो आपका ये तो हो गया कथन गलत। दूसरे में आते हैं, चाल में केवल परिमाण व वेग में, देखिए जैसा कि मैंने बोला, चाल में केवल परिमाण, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ऑब्वियसली बाकी दो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, आपको सही कथन छाटना था, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसका त्वरण कितना होता है। ये आपको, हाँ, इसमें एक और कंडीशन दी है, मान लो वायु का घर्षण 0 है, ठीक है। इसका मतलब उसको डिस्टर्ब करने वाला, उसके बीच में कोई भी डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर नहीं बचा है। अब आपको पता है कि जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है, इसका मतलब वो सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है, तो उसका जो त्वरण हो जाता है ए, वो क्या हो जाता है, जी के बराबर। और जी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कंडीशंस की। क्लियर। तो आपका एक्सीलरेशन जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखने में बहुत सिंपल है, बट आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आपने आपेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ा होगा। कौन सा सिद्धांत, आपेक्षिकता का सिद्धांत। किसी भी माध्यम में, किसी भी मीडियम में जो उसकी अधिकतम चाल होती है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उस माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकती है। क्या बोला मैंने, किसी भी माध्यम में किसी भी वस्तु की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जब ज़्यादा नहीं हो सकती है मतलब अधिकतम चाल वही होगी, तो वस्तु की अधिकतम चाल क्या होगी, आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन क्या, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट बहुत सिंपल है, आप बस उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर। माध्यम में किसी भी वस्तु की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकती है। तो किसी भी माध्यम में सबसे अधिकतम चाल क्या हो सकती है, प्रकाश की चाल, जो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पलायन वेग इसमें बोला गया है, तो पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है आपका v = होता है VE, एक्चुअली बोलते हैं इसे √G ME अपॉन RE, जहाँ पे ये आपका हो जाता है द्रव्यमान, ME आपका द्रव्यमान होता है और RE क्या है, त्रिज्या।
इतना अगर आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजिक्स में फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, मैं हर बार बोलती हूँ। तो अब आपके इसमें देखिए कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है? सबसे पहले आपको कंडीशन गिवन है त्रिज्या की। इसका मतलब जो नई त्रिज्या है वो आपकी जो पहले की त्रिज्या है उसकी आधी हो जाती है। पहली कंडीशन, द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर। इसका मतलब जो नया द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान, जो ई होता है वो आपका पृथ्वी मतलब अर्थ डिनोट करता है। तो ये बराबर हो गया। अब जो नई कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? v इक्वल टू हो गया, g की जगह g रहेगा, m की जगह क्या m रहेगा, बराबर आपका द्रव्यमान बोला गया है, समान बराबर होता है, अपॉन, हाँ इसमें आपका अलग है तो ये हो जाएगा आर ई बाय 2। क्लियर? अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको कल एक रूल बताया था कि आपका जो ऊपर नीचे का जो गुणा कैसे करते हैं, तो 2 आपका चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2gm ई अपॉन आर ई। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, इसमें अगर 2 को ना देखें तो आपका जी एम ई अपॉन आर ई क्या है आपका, ये फॉर्मूला देखिए दिख रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, √2 आप अलग कर लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं जी एम ई अपॉन आर ई। तो ये क्या हो गया, √2 वी ई। तो जो आपका v आया वो क्या आया, √2 वी ई। इसका मतलब उस ग्रह के पलायन वेग का कितना होगा, उस वस्तु का, उसी के बराबर। अब आपका √2 वी की वैल्यू आपको दी हुई है, आप सीधा सीधा वैल्यू रखिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414 मल्टीप्लाई 11.2, यही दिया हुआ है आपका। देखिए सीधे सीधे इसका आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15.8। कलर चेंज करती हूँ, बहुत सारा वर्क हो गया है। ये गुणा करने पे आ जाएगा 15.8। यूनिट आपकी हो जाएगी किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में आपका किलोमीटर पर सेकेंड ही दिया हुआ है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, पलायन वेग का फॉर्मूला आपका गिवन था और आपकी जो कंडीशन थी उस हिसाब से हमने उस वस्तु का पृथ्वी के पलायन वेग से रिलेटेड जो फॉर्मूला था उसके रिस्पेक्ट में रखा। उसमें आपका जो त्रिज्या थी उसमें अंतर था, बाकी द्रव्यमान समान था। आपका वैल्यू रखा, √2 वी आया, √2 की वैल्यू होती है 1.414, वी की वैल्यू आपको दी हुई थी पलायन वेग की 11.2, गुणा किया, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्लियर? लिख लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किसी सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम a तथा आवर्तकाल t है, अधिकतम तत्कालिक वेग होगा। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम तत्कालिक वेग क्या होता है, ये होता है आपका a ओमेगा। ठीक है, और आपको इसमें जो सीधे सीधे आपको t आवर्तकाल के रिस्पेक्ट में रखना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 अपॉन कैपिटल T। तो इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यही रख देते हैं 2 अपॉन कैपिटल T। क्लियर? तो ये क्या हो गया 2 अपॉन कैपिटल T। ऑप्शन नंबर ए आपको साफ दिख रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सीधे सीधे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम तत्कालिक वेग। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, g/π² मीटर लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2π√L अपॉन जी। ठीक है, लंबाई अपॉन जी। अब इसमें लंबाई क्या दी है, g अपॉन π², तो L की जगह आप रख दीजिए सीधा 2π√, L की जगह रखेंगे g अपॉन π² अपॉन जी। क्लियर? g से g कैंसिल हुआ, बचा क्या आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2π√1 अपॉन π²। बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गया। अंडर रूट के अंदर जब स्क्वायर दिया होता है सीधे सीधे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बचेगा 2π × 1 अपॉन पाई। क्लियर? पाई से पाई हो गया कैंसिल, बचा 2, बस 2 सेकेंड। तो इसका आवर्तकाल क्या हुआ 2 सेकेंड। बस आपको फॉर्मूले सारे याद कर लेने, बस सारे क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं,
ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये सिंपल आपका लर्निंग क्वेश्चन है। ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर इसका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं 28। यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना और पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दें तो दाब क्या हो जाता है? तो देखिए क्या क्या इसमें दिया है। बल दिया है मतलब F हो गया, F। ए दिया है क्षेत्रफल, ए हो गया, और आपका दाब P। तो इनसे जुड़ा हुआ फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल है, लास्ट भी वीडियो में किया था हमने, P = F/A। ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर जो कंडीशन दिए उसको अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या दिए? बल को 2 गुना कर दिया गया है, पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया। इसका मतलब जो नया बल हो गया वो हो गया, जो F मान लीजिए डैश नया ले लेते हैं, वो 2F हो गया, और जो क्षेत्रफल A डैश हो गया वो A/2 हो गया। तो जो आपका दाब होगा P डैश क्या हो जाएगा आपका? 2F/A/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4F/A, और F/A क्या होता है आपका? P होता है, तो 4P। तो आपका क्या रिलेशन क्रिएट हुआ? P डैश = 4P। P आपका क्या था? पहले का दाब था, ये आपका न्यू दाब हो गया, तो क्या हो गया? 4 गुना। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, 4 गुना हो जाएगा। तो आपका दाब जो हो जाएगा वो उस पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना और पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर देने पर उसका 4 गुना हो जाएगा। क्लियर। सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है, उसमें कंडीशंस अप्लाई करनी है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, ये आपका फिजिक्स और मैथ सबका कॉम्बिनेशन है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 घूमने के बाद समय होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है, कौन सी? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई, राइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है हिंदी की, उसमें कितना एंगल, कितना जो एंगल वो चलती है, कितना चलती है? तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री एंगल चलती है। इतना क्लियर है। 1 घंटे में अगर 30 डिग्री चलती है तो ये 135 कितने में चलेगी? आप सीधे सीधे भाग दे दीजिए। 135 को आप 30 से देंगे तो आपका आ जाएगा 4.5। 4.5 मतलब 4.5, 4.5। सही है ना? 4.5 को आप 4.5 ही लिखोगे ना। अब पहले कितना बज रहा था? 3 बज रहा था। पहले बज रहा था 3, अब 4.5 उसमें और जोड़ देंगे ना, क्योंकि उसके आगे का समय पूछा गया है 135। 3 बजे के बाद वो घूमी है, तो 3 बजे के बाद 135 घूम के उसने 4.5 घंटे बढ़ाए, तो कुल समय क्या हो जाएगा? 3 + 4.5। अब भाई 3 में 4.5 आप जोड़ोगे तो कितना बचेगा? 7 बजकर मतलब 7:30। 7:30 मतलब 7:30। क्लियर। बहुत सिंपल था, बस आपको याद क्या रखना है कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री चलती है। टोटल आपका डिग्री 135 चली थी, तो आपने निकाल लिया। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक खगोलीय मात्रक औसत दूरी है। हाँ जी, एक खगोलीय मात्रक औसत दूरी, पहली बात तो होती क्या आपको पता होना चाहिए। तो एक खगोलीय मात्रक जिसे AU भी बोलते हैं, AU। तो एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी आपकी क्या होती है? आपकी औसत दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को बोलते हैं एक खगोलीय औसत दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। हाँ, और इसकी मैं वो भी बता देती हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर आप प्रकाश सेकंड में देखें तो छोटी सी वैल्यू होती है 499 प्रकाश सेकंड। और अगर आप किलोमीटर में देखें तो बड़ी सी डिजिट होती है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं आपको बता देती हूँ। 149,597,870, 149,597,870 किलोमीटर। अगर बाई चांस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि खगोलीय मात्रक औसत दूरी की वैल्यू बताइए, तो प्रकाश सेकंड में अगर ऑप्शन दिया है तो ये, किलोमीटर में ऑप्शन दिया है तो ये। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।
एक वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरता ऊपर फेंकी जाती है, वह कितनी ऊंचाई पर ऊपर जाएगी? जी की वैल्यू आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, जो आपकी गति के जो फॉर्मूले होते हैं आपने पढ़े होंगे, यहाँ पे कौन सा लग रहा है ये समझिए। यहाँ पे आपका लगेगा v, आपका देखिए इसमें जो मैक्सिमम हाइट दी है, हाइट आपकी दी होती है किस किस फॉर्मूले में दी होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है? आपको h दिया होता है उसके रिस्पेक्ट में। अगर आप यहाँ देखो तो ये आपका ऊर्ध्वाधरता फेंकी जा रही है, तो आपका u हो गया, ऊपर जाएगी, कितनी ऊंचाई पर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके आपका जो देखिए ये u होती है स्टार्टिंग की जो स्पीड होती है वो, जिसे इनिशियल स्पीड कहते हैं, प्रारंभिक गति, और ये होती है अंतिम गति, फाइनल स्पीड। ठीक है, यहाँ फाइनल स्पीड ऊपर जाएगी तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो आपको एक्चुअल में क्या हुआ, u स्क्वायर प्लस 2gh बचा इक्वल टू 0। इतना लिखते जाइएगा क्योंकि इसमें मैं आपको पहले समझा रही हूँ, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपका इस तरीके से लिखोगे तो h लिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 2gh हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और समझने की है, जब नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो वो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है आपका, उसके विपरीत दिशा में जा रही है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नीचे लगता है, वस्तु आपकी ऊपर फेंकी जा रही है, तो g जो हो जाएगा वो यहाँ माइनस जी हो जाएगा। माइनस जी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले से लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया ये आप समझिए, फॉर्मूला निकल के आया u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया, इतना लिख लिया आपने। अब आपका पूछा क्या गया है, h की वैल्यू आपकी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। ठीक है, इतना मैं क्लियर करती हूँ, फिर h की वैल्यू निकालती है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला निकल के आया था u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, तो आपका h इज इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर? आपकी u की वैल्यू दी हुई है 9.8 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू दी है 9.8। अब आप देखो 9.8 है तो एक ये इसकी घात कट जाएगी, तो बचेगा क्या, 9.8 अपॉन 2, इसको आप डिवाइड करोगे तो 2 से जाएगा 4.9 मीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सिंपल था, बस आपको क्या पता होना चाहिए था, जो गति के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपको पता होंगे, देखा जाए तो मैं ये बता देती हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पहला, दूसरा होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या इसको लिख सकते हैं जो 2as होता है उसको हम लोग 2gh भी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि हमने इसमें किया था। अब आपका इसमें क्या होता है आपको पता है, v जो होती है आपकी फाइनल स्पीड मतलब अंतिम चाल होती है, u होती है प्रारंभिक, h आपका जो गति हो गई, ये आपको सब पता ही है, ये दूरी होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32। हाँ जी, ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड उपरोक्त प्रश्न 31 में वस्तु कितने समय बाद पृथ्वी पर वापस पहुंचेगी। ऊपर वाले क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, कितने समय बाद पहुंचेगी, तो इसका मतलब आप क्या पूछा जा रहा है, आपका टी पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपका दिया क्या क्या था, आपकी जो गति दी थी मतलब u दी थी स्टार्टिंग की 9.8, मैं वैल्यू लिख देती हूँ, मीटर पर सेकंड दी हुई थी। क्लियर? जी की वैल्यू आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दी थी 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टी पूछा गया है, तो आपका मैंने अभी देखिए आपको फॉर्मूले बताए थे, कौन सा फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, सिंपल है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर? v आपका था 0, ये तो आपका 0 ही था क्योंकि जो आपका लास्ट था, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू ए टी, यहाँ पे आपका जी टी हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो आपका सीधे सीधे फॉर्मूला क्या यूज़ हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2u अपॉन जी, आपका u की वैल्यू थी 9.8 अपॉन जी की वैल्यू भी 9.8 दी हुई थी, ये कैंसिल हो गया। सिंपल सा, कोई कैलकुलेशन नहीं है। बीएड में आपका क्वेश्चन अच्छे पूछे जा सकते हैं, बट आपका कैलकुलेशन कभी ऐसा नहीं दिया जाता है कि आप अटको या बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो। क्लियर? बहुत टाइम टेकिंग कैलकुलेशन नहीं होता है। 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्लियर? बहुत सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 33, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले समझिए।
ये दी हुई है समान त्वरण, मतलब आपका ए दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब आपका उसके बाद दिया है गिराई जाती है 3 सेकेंड, टी दिया हुआ है 3 सेकेंड। अब आपका पूछा गया है वेग पूछा गया है, गिराई जाती है इसका मतलब वो ज़मीन पे आ जाएगी, ज़मीन पे आ जाएगी, उसकी जो अंतिम चाल होगी जो नीचे आके वी हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। सिंपल आपका v इज इक्वल्स टू, नहीं एक ऊंची इमारत से गिराई जाती है तो u आपकी ज़ीरो होगी, सॉरी u आपकी ज़ीरो, क्योंकि वो पहले पकड़े होगा ना तो वो पहले स्टेबल होगी, रुकी हुई स्थायी होगी, तो u ज़ीरो होगा। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था v आपकी निकालना है, उसका वेग क्या होगा, u ज़ीरो हो जाएगी, a आपकी 9.8 है इंटू 3 हो जाएगा। सिंपल से कैलकुलेशन है आपका 3 8 जा 24, 2 3 9 जा 27, 29 आपका दशमलव एक के बाद लगा यहाँ लग जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू आपका डेसिमल 29.4, अब v है तो मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन आपका कौन सा राइट है, सी 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेलगाड़ी जो 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है 100 मीटर लंबे पुल को 17 सेकंड में पार करती है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसमें हमको दिए चाल v दी है, तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये, जैसा कि मैंने बोला किसी भी क्वेश्चन में सारी यूनिट जो होनी चाहिए वो एक पद्धति में होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन में घंटा और सेकंड सब दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने की। कल के वीडियो में आपको मैंने बताया था दोनों, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपका किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है, तो क्या था जो भी आपकी दी हो उसमें हमें क्या करना है, जस्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका सीधे 4 आ जाएगा, शायद वैल्यू भी कल यही थी। ओके, तो 20 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये चेंज हो गई। अब आपकी यूनिट होगी सारी सेम। इतना क्लियर हो गया। आपकी जो ट्रेन की रेलगाड़ी की चाल दी थी किलोमीटर पर घंटे में, वो हो गई 72 किलोमीटर पर घंटे से चेंज होके अब आपकी रेल की गाड़ी की चाल क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब पूछा क्या गया, इस पे आते हैं। इसमें ये कहा गया है टोटल लंबाई पूछी गई, तो सबसे पहले तो देखिए टोटल लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें चाल दी हुई है। तो पुल और ट्रेन की, पुल प्लस जो ट्रेन है, मैं यहाँ रेलगाड़ी की जगह ट्रेन लिख देती हूँ, सिंपल हो जाएगा। एल निकालते हैं, टोटल लंबाई जो आपका पुल है प्लस ट्रेन की जो टोटल लंबाई है, लंबाई क्या होती है आपकी, जो आपकी चाल दी है इंटू समय, समय वो पुल को 100 मीटर लंबे पुल को पार करने, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 17, ये हो जाएगा 340। आपको याद होगा ये चेंज करके मैंने 20 मीटर पर सेकेंड किया था, वही यूज़ कर रहे हैं, 340 मीटर आ गई। ठीक है, तो जो आपकी टोटल अगर आपकी 340 है और उसमें से अगर हम जो पुल है उसकी घटा देंगे तो किसकी लंबाई बचेगी, आपकी ट्रेन की बच जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 240। भाई आपकी देखिए टोटल आपका क्या था, ट्रेन की प्लस पुल की, अब आपकी टोटल आपने निकाल ली है और आपकी पुल की दी है 100 मीटर, तो टोटल में से जो आपका कुल है उसमें से पुल की घटा देंगे तो हमारी क्या ट्रेन की निकल आएगी, तो ट्रेन की निकल आई 240 मीटर लंबाई। क्लियर। ये है ट्रेन की लंबाई, मैं लिख देती हूँ ट्रेन की लंबाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट, और जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखे एक्चुअली कुछ बच्चे तो छोड़ ही देते हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल होते हैं। एक स्थानीय रेलगाड़ी और एक एक्सप्रेस, यहाँ पे देखिए दो केस दिए। सबसे पहले केस को समझते हैं। एक स्थानीय दिए जो लोकल आप कह लीजिए लोकल, और ये आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी हो गई। एक ही दिशा में क्रमशः दोनों की, मतलब ये रेलगाड़ी की जो लोकल की दी है और ये आपकी एक्सप्रेस की दी है। स्थानीय गाड़ी के चालक ने देखा कि तेज गति वाली गाड़ी को उसके पास से गुजरने में ठीक 16 सेकंड लगते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली लोगों को टफ क्यों लगते हैं, यहाँ पे सापेक्ष गति आ जाती है।
बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, बड़ी ही सिंपल होती है, कोई इसमें आर&डी नहीं करनी है। यहाँ पे आपको लोकल के सापेक्ष एक्सप्रेस की चाल दी हुई है, तो अगर वो निकालोगे सापेक्ष तो क्या हो जाएगा आपका 65 से आप घटा दो लोकल की, 65 किलोमीटर पर घंटे से लोकल की आप चाल घटाओगे तो बचेगा आपका कितना, 65 में से यहाँ 36 बच जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका सापेक्ष, लोकल के सापेक्ष एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है उसकी चाल। ये क्या है, चाल, कौन सी, सापेक्ष चाल, ठीक है। ये हो गई आपकी सापेक्ष चाल, 36 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब देखिए, अब वही चीज़ है, इसमें किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है लेकिन जो समय दिया हुआ है वो 16 सेकेंड दिया हुआ है, तो इसको बदलना पड़ेगा। मैं 1 मिनट क्लीन करती हूँ। हाँ जी, तो जो आपकी सापेक्ष लिख लेते हैं चाल आई, वो आपकी आ गई 65 में से 36 किलोमीटर पर आवर। समय दिया है आपका, देखिए 16 सेकेंड, तो इसको चेंज कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर से। सिंपल अभी हम लोगों ने किया था, क्या करेंगे, 36 में 5/18 कर देंगे, 18 2 36, कितना आ गया 10, सिंपल सा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड आपकी आ गई सापेक्ष गति। अब आपकी लंबाई पूछी गई है, बिल्कुल सिंपल है, लंबाई क्या होती है, चाल गुणे समय। चाल आपकी दी हुई है, लंबाई हो गई चाल गुणे समय, ये आपने निकाल ली 10 मीटर पर सेकेंड इंटू समय दिया है 16 सेकेंड। बहुत ही सिंपल है, 160 सेकेंड, सेकेंड हो गया, कट गया मीटर, तो आपकी क्या आ गई, ऑप्शन नंबर सी, 160 मीटर आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन एक्चुअली देख के ऐसे बहुत डर लगता है लोगों को, ये देखिए कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल था और सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ किया हमने, आ गया आपका। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। फिजिक्स के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का क्वेश्चन हम कवर कर सकें, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ऑब्वियसली डिट्टो ये क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं होता है, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आपकी कोई भी वैल्यू चेंज हो, थोड़ा बहुत कंडीशन भी चेंज होगी, आप उसको बहुत ईजिली समझ लोगे। थैंक यू सो मच, तैयारी करते रहिए, बहुत कम समय है, धन्यवाद।